नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है। तो आपकी कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती है, तो कुछ साल का 10वां टेस्ट हुआ है। तो 10वें टेस्ट के अंदर देखिए, आज हम लोग वीडियो का सोल्यूशन करते हैं। क्या कुछ प्रश्नों में है, इस टेस्ट के अंदर कौन से सब्जेक्ट को कितना वैल्यू दिया गया है और किन प्रश्नों का किस प्रकार से आप आंसर दे सकते हो। और इसके साथ में कुछ अदर जो ऑप्शन होंगे उनको भी देखेंगे, भाई किन की क्या विशेषता है। एक प्रश्न में कोशिश रहेगी 2 से 3-4 चीजें आपको ज्यादा ही बताई जाए। तो आपकी जो टेस्ट है, इसका पहला प्रश्न है, तो देखिए पढ़कर। सिंधु घाटी से अलग प्रश्न है, सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा महानगर के रूप में इसके उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है। अब देखिए, आपको एक चीज बताऊं, भारतीय इतिहास में 2 सभ्यता महत्वपूर्ण है। कौन सी? जैसे एक तो सभ्यता है जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, एक सभ्यता है वैदिक सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके बहुत सारे मतलब सिंधु घाटी सभ्यता एक मान लीजिए पूरा एक बड़ा एरिया था, जिसके अंदर मोहनजोदड़ो सभ्यता भी थी, हड़प्पा भी थी, और उसके बाद में इधर ही अपने भारत के अंदर भी कालीबंगा, गुजरात के अंदर भी है, हरियाणा के अंदर भी बहुत सारे विस्तृत स्थान थे इसके। हड़प्पा का जो क्षेत्र बताया गया है वो लगभग है 8 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास में। इतना मेरे को एग्जैक्ट तो नहीं याद है, पर इसका जो एरिया वो जम्मू कश्मीर से लेकर इधर दक्षिण में महाराष्ट्र तक है, और इधर है सुत का कंट्रोल स्थान पड़ता है, शायद वो है यूपी के अंदर, और इधर फिर अपने पाकिस्तान में एक शहर पड़ता है आलमगीर करके, से शायद देश है, स्थान है। मतलब इस इतने क्षेत्र के अंदर कौन सी सभ्यता फैली थी? सिंधु घाटी सभ्यता फैली थी। इन सभ्यताओं के अंदर अपनी राजस्थान की जो सभ्यता है जिसका नाम है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता के बारे में तो एक शायद इतिहासकार दयाराम साहनी, पता नहीं गौरीशंकर हीरानंद ओझा, इन्होंने कहा है कि कालीबंगा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान इसकी राजधानी भी रही है। तो याद रखना, कभी भी आपको राजस्थान के अंदर पूछे ना इस कालीबंगा सभ्यता का, तो अगर सिंधु घाटी से टच करके पूछ ले तो हमेशा उसका आंसर क्या रहेगा? कालीबंगा ही रहेगा, क्योंकि उस कालीबंगा का संबंध किससे माना जाता है? सिंधु घाटी से माना जाता है। अदरवाइज जितनी भी है, जैसे मान लीजिए बेराट है, आहड़ है, गणेश्वर है, बालाथल है, इनका संबंध बिल्कुल भी किसी नहीं होगा, सिंधु घाटी से नहीं होगा। तो इसके अंदर सही आंसर कौन सा होगा? इसमें अभी जो आपका मतलब सिलेबस है उसके अंदर कालीबंगा और आहड़ दे रखी है, तो उसके अंदर आपको 2 ही पढ़नी है। तो कालीबंगा इसका क्या दे रखा है? सही आंसर है। हड़प्पा महानगर के रूप में इसके उत्खननकर्ताओं मतलब जिन्होंने खोजबीन इसकी की थी, तो किसका वर्णन मिलता है? कालीबंगा का एक वर्णन मिलता है। ठीक है जी, अगला प्रश्न देखिए। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? राजस्थान की वीर शिरोमणि, हिंदवा सूरज, मेवाड़ केसरी, हल्दी घाटी का शेर, विभिन्न उपनामों से इनको जाना जाता है। कीका कुका इनके बचपन का नाम था, राणा प्रताप के नाम से ये प्रसिद्ध होते हैं राजस्थान, भारत या फिर विश्व के इतिहास के अंदर। तो महाराणा प्रताप है, इनका जीवन भी बड़ा संघर्षपूर्ण रहा था। बहुत कुछ इन्होंने कार्य किए थे मातृभूमि के लिए, जो आज भी एक शूरता और वीरता और एक जो मातृभूमि के लिए जो करने वाला व्यक्ति होता है उसको एक प्रेरणादायक ये महात्मा महाराणा प्रताप थे। तो इन्होंने जब ये 1572 के अंदर इनका शासनकाल, ये राजा बनते हैं, और 1597 में इनकी क्या हो जाती है? देहांत हो जाता है, इनका स्वर्गवास हो जाता है। तो स्टार्ट में जब ये राजा बने थे तो इनके पिता थे जिनका नाम था महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह की गोगुंदा में मृत्यु होती है, और इनका जो राज्याभिषेक है वो गोगुंदा के अंदर पहली बार कर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद में जब इनका वास्तविक राज्याभिषेक होता है वो होता है 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में, और वो कहां पर होता है? कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद। महाराणा प्रताप स्टार्ट के अंदर तो राजधानी अपनी है इधर गोगुंदा वगैरह इस साइड के अंदर रखते हैं, ठीक है। लेकिन कालांतर में जब क्या होता है, स्थिति बदलती है, तो उसके बाद में 1585 में महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बदली थी और एक नई राजधानी के रूप में चावंड को बनाया था। और ये प्रश्न एसएसटी शायद 2018 में सेकंड ग्रेड में पूछ भी रखा है कि महाराणा प्रताप ने चावंड राजधानी किसको हराकर या फिर किसको मारकर बनाया था। इसका सही आंसर माना था आरपीसी ने। सन 1585 में एक युद्ध होता है जिसका नाम है चावंड का युद्ध, और चावंड का युद्ध है वह महाराणा प्रताप और लूणा चावंडिया के मध्य होता है सन 1585 में। और इस युद्ध के अंदर राणा प्रताप क्या होते हैं? विजयी रहते हैं, और अपनी एक नई राजधानी के रूप में किसको बनाते हैं? चावंड को बनाते हैं। चावंड स्थान राजसमंद में पड़ता है। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? अपनी राजधानी किसको स्थापित की थी? तो इन्होंने स्थापित की थी चावंड को। तो ये इसका सही आंसर है। हाँ, आगे देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने। प्रश्न आप पढ़िए एक बार। 1564 में कौन सा सन है? सन 1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी थी? यानी कि राव चंद्रसेन जी, इनका कोई एक भाई था, इसने अकबर से क्या मांगी थी? हेल्प मांगी थी। और किसके खिलाफ में? चंद्रसेन जी के विरुद्ध में। राजस्थान के इतिहास के अंदर जैसे महाराणा प्रताप का जितना नाम मिलता है, जितना उनको
मतलब रिस्पेक्ट दी गई इतिहास के अंदर, उतना ही अगर चंद्रसेन को दी जाए तो वो कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि इनका जीवन भी पूर्ण रूप से संघर्षपूर्ण रहा था। उस टाइम में जब अकबर का शासनकाल भारत में चल रहा था, तो 2-3 ही बंदे थे जिन्होंने अकबर का बढ़ चढ़ कर क्या किया था, विरोध किया था और कभी दीनता स्वीकार नहीं की थी। उनमें से एक अपना राजस्थान का मारवाड़ का एक बंदा था जिसका नाम था रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन का जब आप लोग उपनाम पढ़ते हो, उपनाम में इनका एक नाम मिलता है, भूला बिसरा राजा। भूला बिसरा राजा के नाम से किसे जाना जाता है, तो सीधा सीधा क्या आता है, बहुत बारी मैंने ऐसे प्रश्न देख लिए छोटी छोटी एग्जाम के अंदर, भाई उपनाम से प्रश्न पूछते हैं, तो भूला बिसरा राजा के नाम से चंद्रसेन को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, कारण भी होता है इसका। इसलिए जाना जाता है क्योंकि प्रताप को इतनी ज्यादा वैल्यू दे दी अपन लोगों ने, इतिहासकारों ने, लेकिन चंद्रसेन को इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं दी है। इनको तो एक तरह से भूल ही गए इतिहासकार, इसलिए इनको भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। इनका जीवन भी, इन्होंने अकबर की दीनता कभी स्वीकार नहीं की थी। 1570 में नागौर का दरबार भी लगा था, जिस टाइम राजस्थान की विभिन्न रियासतों के सैनिक जो महाराजा राजा आते हैं और अकबर की दीनता खुशी खुशी का करते स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन अपना ये मारवाड़ का बंदा रावचंद्र सेन जी थे, गए जरूर थे लेकिन बीच में से खड़े होकर आ जाते हैं जब अकबर ऐसी बात बोलता है कि आप मेरी क्या कर लो, अधीनता स्वीकार कर लो। इन्होंने कहा मरना मंजूर है, दर दर की ठोकरें खानी मंजूर है, भूखे रह लेंगे, प्यासे रह लेंगे, लेकिन तेरे सामने कभी झुकेंगे नहीं अकबर, कभी भी मुगलों की दीनता स्वीकार नहीं करेंगे। और वैसा ही होता है, 20 दरबार के अंदर खड़े होकर आ जाते हैं, अकबर से पूछते भी नहीं है। अकबर को ना कोई टाटा किया था, ना कोई बाय किया था, कुछ नहीं किया था, खड़े होकर अपने रियासत के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद में अकबर ने फिर इनके खिलाफ में सैन्य अभियान भी भेजे थे और ये फिर मारवाड़ छोड़ते हैं, इधर अलग अलग स्थानों पर रहते हैं और अकबर के विरुद्ध उसका घोर बढ़ चढ़ कर विरोध भी करते हैं। और अंत के अंदर इनकी पाली के अंदर, शायद हाँ पाली पड़ता है, वहां पर इनकी अंतिम स्वर्गवास भी हो जाता है और वहां पर इनका स्मारक भी बना हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति था रावचंद्र सेन। इसके 2 भाई थे, एक का नाम था राम सिंह, एक का नाम था उदय सिंह। तो ये क्या होते, दरबार में उपस्थित होते, इनके साथ में गए थे चंद्रसेन जी के। तो वो क्या करते हैं, वो तो अकबर की दीनता स्वीकार कर लेते हैं और चंद्रसेन जी खड़े होकर आ जाते हैं। उसके बाद में वो वही बात है, क्योंकि पहले के इतिहास में ना आपको इतिहास ही चीजें सीखने को मिलती है। बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे पितरंत, अपने पिता को मारकर जिन्होंने राजा बने थे, कई ऐसे भी मिल जाएंगे जो अपने भाई को मारकर राजा बने थे, जिसको भातरंता बोला जाता है। जैसे एक अशोक सम्राट, अशोक महान आप देखते हो, तो वो क्या था, अपने 99 भाइयों को मारकर राजा बना। इधर मेवाड़ में देखिए, मेवाड़ के अंदर एक बंदा जिसका नाम है उदा सिसोदिया, जो महाराणा कुंभा, एक नाम ले तो एक अलग ही उनका, जो बड़ी एग्जाम के अंदर डिटेल से बढ़ रखा है जिन लोगों ने, तो नाम लेते ही पता लगता है भाई वो बंदा क्या था। साहित्य देख लीजिए उनका, चाहे उनका आप युद्ध देख लीजिए, चाहे उनकी स्थापत्य कला देख लीजिए, एक अलग ही मिलता है इतिहास। तो उनकी हत्या कर वो बना था। तो इस प्रकार से जो इनका भाई था जिसका नाम था उदय सिंह, जो इतिहास में आगे जाकर मोटा राजा उदय सिंह के नाम से प्रसिद्ध होता है। मोटा राजा इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जंक फूड वगैरह ज्यादा खाता था, कई बार वो कुलचे वगैरह बर्गर वगैरह खाता था, मतलब मोटा था, इसलिए उसको मोटा राजा कहा जाता है। और मारवाड़ में सबसे पहले मुगलों की दीनता स्वीकार करने वाला वही बंदा था उदय सिंह, और उनके साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला भी मोटा राजा उदय सिंह था। इनका ही भाई था। तो उसने क्या मांगी थी, चंद्रसेन जी के खिलाफ में सहायता मांगी थी, भाई चंद्रसेन को रास्ते से हटा दो और मेरे को राजा बना दो, मैं आपकी दीनता भी स्वीकार कर लूंगा और साथ में मेरी बेटी पुत्री का भी विवाह आपके साथ में या फिर आपके पुत्र के साथ में कर दूंगा। ऐसा व्यक्ति था उदय सिंह। कुछ ऐसे भी आपको मिल जाएगी एग्जाम्पल। तो देखिए भी अगला प्रश्न, अगला प्रश्न रहेगा सन, एक बार आप प्रश्न देखिए, जून 1665, डेट थोड़ा ध्यान रखना, जून 1665 में एक संधि होती है जिसे बोलते हैं पुरंदर की संधि। ये किन लोगों के बीच में हुई थी, पुरंदर की, क्योंकि इतिहास में बहुत सारी ऐसी संधियां मिली, जैसे आप आवल बावल की संधि देखते हो, चांपानेर की संधि देखते हो, इधर ये पुरंदर की संधि देखते हो। कई बार हो सकता है एग्जामिनर का इन संधियों के ऊपर ध्यान चला जाए तो प्रश्न पूछ ले, इसलिए मेरा मोटिव ये रहेगा आपको हर एक प्रकार से आपको परिपक्व किया जाए। भाई आपको अगर सैन्य अभियान पूछे कोई राजा का तो भी आप आंसर दे पाओ, कोई भी राजा का निर्माण करे, स्थापत्य कला पूछे तो भी आप आंसर दे पाओ, कोई भी संधियां दे दे तो ऐसे भी प्रश्न आपने देखे हुए हो। तो एक बार क्या होता है, आपने अगर ये प्रश्न अब देख लिया, बाय द वे आपको याद नहीं रहता, लेकिन एग्जाम में आप जब देखोगे ना तो सही चीज जो आपने पढ़ रखी है वो ऑटोमेटिकली याद आ जाएगी। हर एक प्रकार से अपन जो भूचाल की टेस्ट है इसके अंदर कवर करेंगे, और यकीन मानिए आपके भी टाइम भी अच्छा खासा पड़े, 4-5 महीने पड़े, तो बहुत आनंदित तरीके से क्या करेंगे, अपन जो सिलेबस कवर करेंगे। आप अपना विश्वास बनाए रखना हमारे प्रति, कोई भी आपके मत हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा मैं, जिससे मैं भी मेरी कमियों के अंदर सुधार करूं और आपको भी कुछ से, इससे क्या होगा भाई, अगर कोई कमियां रहती है तो मैं उसमें सुधार करूंगा और आपको फिर ज्यादा मिलेगा चीजें सीखने को। ठीक है, अब देखिए जून 1665 की जो पुरंदर की संधि होती है किन के बीच होती है, तो इनके अंदर जयपुर का एक बंदा है जिसका नाम है मिर्जा राजा। मिर्जा ये क्या थी, मिर्जा राजा ये उपाधियां देते थे ये मुगल,
और मूल नाम इसका था मिर्जा राजा जय सिंह। ठीक है, मिर्जा राजा जय सिंह ये औरंगजेब, जहांगीर और शाहजहां इन तीनों के समकालीन था। लेकिन जब ये औरंगजेब भारत का दिल्ली का शासक बनता है तो उस टाइम में इनके समकालीन है, जैसे अकबर का विरोध किया था राणा प्रताप ने, उसी प्रकार औरंगजेब जब आया था ना तो पूरे भारत के अंदर कोई इसका इतना बंदा नहीं था जो औरंगजेब का विरोध कर ले। लेकिन वीर शिरोमणि शिवाजी महाराज छत्रपति उन्होंने इस औरंगजेब का विरोध किया था। तो शिवाजी का विरोध करने के कारण औरंगजेब ने मिर्जा राजा जय सिंह को कहा था वो एक मेरा काम कर दे, कभी तेरे साथ नहीं बोलूंगा, तो इस और शिवाजी को मेरे खिलाफ कैसे भी करके इसको मना ले या फिर इसको मेरी अधीनता स्वीकार कर दे। तो इसने कहा ठीक है भाई, आप मेरे को सेना वगैरह वो प्रोवाइड करवा दीजिए, मैं अपनी तरफ से प्रयास कर लेता हूँ, यही है, कोशिश करते हैं। तो ये शिवाजी के पास में बहुत सारे दुर्ग थे, इनकी घेराबंदी करके रखता है, 4-5 महीने तक घेराबंदी रखता है और अटैक वगैरह भी करता रहता है। तो फिर आगे जाकर कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाती है, शिवाजी भी इनके साथ में संधि करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन संधि वैसे नहीं किया करते भाई, सारी जो शर्तें मुगलों की है तो वो मान ले। जैसे मेवाड़ वालों ने कहा था भाई हम लोग कभी भी मुगलों के साथ में अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, कभी हमारा राजा है वो आपके दरबार में उपस्थित नहीं होगा, इनकी शर्तें रखी थी। लेकिन अदरवाइज जो राजा थे उन्होंने कहा जो आपकी शर्तें होंगी आंख बंद करके ऐसे टिक लगा दिया था भाई, जो शर्तें आपकी हम लोग मान लेंगे। लेकिन इन्होंने उसके बाद में क्या होता है, ये जो संधि होती है वो शिवाजी महाराज और मिर्जा राजा जय सिंह इन दोनों के बीच में होती है। कब होती है? जून 1665 में। डेट सीधी सीधी पूछी जाती है। ठीक है, तो ये शिवाजी और जय सिंह के बीच में, जयपुर का ये राजा था जय सिंह, इनके बीच में होती है पुरंदर की संधि। ठीक है, 80 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहां पर की गई? ये हालांकि जब इतिहास में जब 1857 की क्रांति बढ़ी जाती है उस टाइम में देखा जाता है राजस्थान में जो सैन्य छावनियां थी 6 सैन्य छावनियां थी, जिससे नसीराबाद है अजमेर में, ब्यावर सैनिक छावनी है वो अजमेर में, खेरवड़ा सैनिक छावनी है जो उदयपुर में है, एरिनपुरा सैनिक छावनी है जो इधर एरिनपुरा पाली के अंदर हो जाएगी, नीमच सैनिक छावनी है वर्तमान में तो मध्य प्रदेश में, पहले राजस्थान में थी। उसके बाद में एक देवली सैनिक छावनी जो टोंक में। सबसे बड़ी जो इनकी सैनिक छावनी थी उसका नाम था नसीराबाद सैनिक छावनी। तो राजस्थान में लगभग अंग्रेजों की सबसे बड़ी सैनिक छावनी थी नसीराबाद, इसके अंदर इनका लगभग कार्यभार चलता था। ठीक है, इनके अंदर इनका असला वगैरह जो भी मतलब कारतूस बंदूकें वगैरह या फिर मेन अधिकारी यहाँ पर बैठते थे नसीराबाद इस सैन्य छावनी में, और सेना के जो सैनिक थे वो भी बहुत अच्छे खासे रहते थे। तो राजस्थान में छावनी बोर्ड की जो स्थापना होती है वो कहाँ पर की जाती है? नसीराबाद। ठीक है, तो आगे देखिए यहाँ पर की जाती है, हाँ बढ़िया की जाती है। तो 2 प्रश्न हो जाएंगे आगे। अगला प्रश्न पढ़िए एक बार। 30 मार्च, डेट्स कौन सी है? 30 मार्च सन 1949 को जयपुर में राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने लिखा था? किसने किया था, लिखा नहीं था, किसने किया था? तो राजस्थान का एकीकरण है वो आपको पता ही है, 7 चरणों में हुआ था। 18 मार्च सन 1948 से लेकर 1 नवंबर सन 1956 के बीच में जो 8 साल और 7 माह का जो टाइम पीरियड है, इस दौरान राजस्थान एक हुआ था। तो 25 ने कितनी थी? 19 रियासतें, 19 रियासतों के अंदर बंटा हुआ था, तो इसको एक किया था राजस्थान के रूप में। तो ये 8 साल और 7 माह का टाइम लगा। उस दौरान जब राजस्थान का जो चौथा चरण आता है जो कब आता है? 30 मार्च सन 1949 को राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण आता है, जिसके अंदर बड़ी बड़ी रियासतें JJJB, इसे याद रखिए। एक JJB पंजाबी सिंगर भी है, लेकिन एक JJB ट्रिक भी है अपनी, अपन को ट्रिक से मतलब है। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, 4 बड़ी बड़ी रियासत। क्षेत्रफल के अंदर देखिए भाई आप, जैसलमेर कितना बड़ा है, जोधपुर भी अच्छा खासा है, बीकानेर भी अच्छा खासा है, जयपुर भी ठीक ठाक है। तो यानी कि इतनी बड़ी बड़ी रियासतें, और इससे पहले भी है ना लगभग रियासतें शामिल हो गई थी। इतनी रियासतें शामिल होने के बाद में जो रियासती विभाग था उसका जो अध्यक्ष थे उनका नाम था, भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मान लिया था भाई अब राजस्थान के पूर्ण रूप से लगभग एक हो गया है भाई, राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हो गया है। तो वो फिर आए थे जयपुर में, और जयपुर के अंदर साइन वगैरह किए थे और उद्घाटन किया था भी चौथे चरण का। तो चौथे चरण का जो उद्घाटन है वो किसने किया था? वो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। रियासती विभाग का गठन सन 1947 में होता है, जिसके अध्यक्ष तो थे सरदार पटेल, लेकिन उसके सचिव थे वो एक IAS अधिकारी थे जिनका नाम था VP मेनन साहब। VP मेनन भी बहुत ही मतलब एक स्टैंडर्ड, एक वेल एजुकेटेड क्या थे, अधिकारी थे। इन्होंने बहुत अच्छा खासा अपने भारत को एक करने में इनका साथ मिलता था। भारत में 562 रियासतों में मतलब उस टाइम में थी, कई किताबों में 562 मिलती है, कईयों में 565 के आसपास मिलती है। इतनी रियासतें, इनको एक करना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टारगेट है।
तो अब आगे देखिए 81 नंबर प्रश्न है। अब देखिए मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को व्यंग्य चेतावनी चुंगटिया किसने लिखा? तो दिल्ली दरबार में शामिल होने जा रहे थे परंतु व्यंग्य को पढ़ने के बाद में शामिल नहीं हुए थे। तो ऐसा एक राजस्थान का भाषा और साहित्य नाम का चैप्टर पढ़ा जाता है जिसके अंदर अलग अलग जो साहित्यकार हैं उनके क्या पढ़े जाते हैं, जो ग्रंथ वगैरह वो पढ़े जाते हैं, कौन सा साहित्य इन्होंने लिखा था। तो महाराणा फतेह सिंह ये मेवाड़ के महाराणा थे। तो ये क्या थे, दिल्ली के अंदर जो लॉर्ड कर्जन वगैरह था उनका राज्यभिषेक हो रहा था, उसके अंदर ये जा रहे थे, इनको इनवाइट कर रखा था। लेकिन राजस्थान के एक महान क्रांतिकारियों में से एक केसरी सिंह बारट, इनकी फैमिली के बारे में कहा जाता है सारे क्रांतिकारी थे। केसरी सिंह बारट इनका पुत्र था जिसका नाम था प्रताप सिंह बारट, और इनका के भाई था जिसका नाम था जोरावर सिंह बारट। महान क्रांतिकारी थे। जब राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व पढ़े जाते हैं तब इनका जब विवरण पढ़ा जाता है तो हकीकत में लगता है यार इनका अपने भारत के अंदर स्वतंत्रता लाने के या फिर अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने का एक बहुत बड़ा योगदान है। बहुत कुछ इन्होंने किया था। ये प्रताप सिंह बारट है, ये तो 20-22 साल की एज थी, जिस एज के अंदर बाइक को एक पैर पर ऐसे घुमाने की एज होती है, यूं अजय देवगन स्टाइल में ऐसे बाल करने की, दाढ़ी वाड़ी रखने की, मतलब जिसे मौज मस्ती की जाती, उस टाइम में ये बंदा क्या था, अपनी मातृभूमि के लिए अलग अलग प्रकार के कदम उठा रहा था। तो केसरी सिंह बारट जी क्या करते हैं, चेतावनी चुंगटिया नाम का एक फ्रंट मारती है, उसके ऊपर एक ग्रंथ लिखते हैं। और महाराणा फतेह सिंह ने जब इसको पढ़ा था उसमें खरी खरी लिख रखी थी, फतेह सिंह तेरा जो इतिहास है, तेरे जो पूर्वज है, तेरे काका दादा परदादा, इनको याद कर तू, जिन्होंने अपने मातृभूमि के लिए जंगलों को चुन लिया था, जिन्होंने एक वक्त की रोटी मंजूर कर ली थी, भूखा रहना मंजूर कर लिया था, लेकिन कभी भी मुगलों के सामने या फिर किसी के सामने झुके नहीं थे, और तू अंग्रेजों के पास में जा रहा है इस मेवाड़ की पवित्र धरती को बदनाम करने के लिए, तेरे को शर्म नहीं आती क्या? ऐसे करके खरी खरी सुनाई थी। अजमेर के अंदर रेलवे स्टेशन था, वहां पर ये पढ़ता है ना, पढ़ने के बाद में ट्रेन की ट्रेन है उसको खींच देता है, अब इसके आगे नहीं जाऊंगा। उसके बाद में केसरी सिंह बारट के जो ये पढ़ने के बाद में फतेह सिंह क्या आते वापिस मेवाड़ में आ जाते। ठीक है, तो अब ठीक है भाई, आगे देखिए। वह प्रश्न है, वह प्रथम कौन सा अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था के ऊपर सबसे पहले लिखा था? ये एक बात बताऊं आपको, राजस्थान के अंदर कर्नल, इसका सही आंसर तो रहेगा कर्नल टोड। ठीक है भाई, आप अगर आपको इंटरेस्ट है सुनने के अंदर तो सुन सकते हो, नहीं तो अगर आपको ऐसा है भाई 10 सेकंड 15 सेकंड आगे करने का तो आप अपने बस इतना ही है भाई, सीखने को मिलेगा चीजें। तो कर्नल टोड है ना, इससे पहले भी राजस्थान में बहुत महान महान साहित्यकार हो रखे थे, दरबारी विद्वान हो रखे थे, सारों ने इतिहास का लेखन का कार्य किया था। लेकिन उनकी गलती क्या थी, या फिर गलती समझ लीजिए, या फिर उनकी एक कमी ये थी कि उन्होंने उसको व्यवस्थित रूप से नहीं लिखा था। लेकिन कर्नल टोड साहब ये क्या करते हैं, हर एक रियासत का एक इतिहास लिखते हैं और उसको एक क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं। इसलिए प्रश्न 2-3 बार पूछ भी लिया कि राजस्थान के अंदर ऐसा कौन सा एक विदेशी इतिहासकार था जिसने सामंतीय व्यवस्था का मतलब हो जाएगा राजा महाराजा जागीरदार वगैरह, उस टाइम के अंदर उसको एक व्यवस्थित रूप से लिखा था और एक सिस्टमेटिक ढंग से लिखा था। तो ऐसा बंदा कौन था, कर्नल टोड। इसीलिए इस कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का क्या बोला जाता है, जनक पितामह, फादर ऑफ हिस्ट्री या फिर बापू कहा जाता है, और जिसको घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। मुनोत नेरसी कम नहीं था, मुनोत नेरसी को जनगणना का अग्रज कहा जाता है। उसने 2 शब्द है, शायद है और रह शब्द एक मात्रा है, इन 2 शब्दों के बिना, इन 2 शब्दों को लिखा नहीं था, एक बड़े बड़े ग्रंथ 2 तैयार कर दिए थे, नैणश्री ख्यात और मारवाड़ प्रज्ञारी विगत। ऐसा इतना महान इतिहास करता भाई। हिंदी के अंदर जो भी लेटर्स होते हैं, कह गए हर एक सारे अपन को जो भी शब्द लिखते हैं, अब देखिए इसके अंदर कितने शब्द यूज हुए, तो हर एक अंदर यूज होता है। लेकिन वो बंदा क्या था जिसने 2 शब्दों को नहीं लिखा था और पूरा इतिहास लिख दिया था। इतने टैलेंटेड बंदे थे, सूर्यमल मिश्रण थे, कोई कम थोड़ी थे, तो बहुत सारे हो गए थे। लेकिन कर्नल टोड इसने व्यवस्थित रूप से लिख दिया था। इससे आपको क्या मोटिव मिला, इस तैयारी को सिस्टमेटिक ढंग से कीजिए। ऐसा नहीं है एक पन्ना लोक देवता का पढ़ लिया, एक पन्ना साहित्य का पढ़ लिया, एक पन्ना अपने भौतिक प्रदेश का पढ़ लिया, एक पन्ना झील का पढ़ लिया, ऐसा नहीं। एक सिस्टमेटिक ढंग से देखिए, सिस्टमेटिक ढंग से इसने काम किया था तो अपना इतिहास के अंदर नाम भी बन गया। सबसे पहले इसके बारे में पढ़ा जाता है भाई, कब इसका जन्म हुआ था, कौन सी इसकी पत्नी का नाम था, राजस्थान में कब आया, इसकी क्या उपनाम मिलते हैं, कौन से ग्रंथ लिखे, मतलब छोटी छोटी बातें इसको याद रखनी पड़ती है। तो वही बात है ना, इतिहास से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आगे देखिए, राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला निम्नलिखित में से कौन सा है? राजस्थान में आपको पता है सैकड़ों किले मिलते हैं आपको,
चित्तौड़गढ़ देख लीजिए, भटनेर देख लीजिए, कागरोन देख लीजिए, कुंभलगढ़ देख लीजिए, सैकड़ों दुर्ग मिलते हैं। हर एक दुर्ग अलग अलग एक पहाड़ी पर है। जैसे मेहरानगढ़ दुर्ग है, चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित हो जाएगा, तो अलग अलग पहाड़ियों पर है। तो राजस्थान में जब आप लोग अरावली की चोटियां पढ़ते हो, उसमें राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है कुंभलगढ़, सॉरी गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1727, कई में 1722 भी, 5 मीटर का वो मंदिर है इसलिए। शेर चोटी 1597, उसके बाद में दिलवाड़ा 1442, उसके बाद में जरगा आ जाएगी 1400 लगभग 21 के आसपास में। फिर कुंभलगढ़ है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1224 मीटर के आसपास में। तो कुंभलगढ़ ये दुर्ग है, ये क्या है, एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, इसलिए राजस्थान का जो सबसे ऊंचा दुर्ग वो कौन सा है, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक दुर्ग और बना हुआ है जिसका नाम है कटारगढ़ दुर्ग। और कटारगढ़ दुर्ग के बारे में तो एक व्यक्ति ने ऐसा लिखा भी है कि कटारगढ़ दुर्ग को जब नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है, तो जो बंदा देख रहा है उसके सर के ऊपर जो पगड़ी होती है, तो वो ऊपर से नीचे से जो ऊपर की तरफ यूं पूरा देखेगा तो सर की पगड़ी है ना वो नीचे गिर जाती है। इतना टॉप के ऊपर है, इतना ऊंचा ये दुर्ग बना। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा दुर्ग कौन सा होगा, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़। चित्तौड़गढ़ कभी मत करना। चित्तौड़गढ़ को हालांकि राजस्थान का गौरव कहा जाता है, राजस्थान में सबसे ज्यादा शाखों वाला किला कहा जाता है। राजस्थान की आन बान शान अलग अलग उसके भिन्न भिन्न उपनाम है। राजस्थान का वो लिविंग फोर्ट भी कहलाता है, विभिन्न उपनाम हो सकते हैं, लेकिन सबसे ऊंचा कौन सा हो जाएगा, कुंभलगढ़। आगे आगे है, आपको असत्य युग्म को चुनना है भाई। 4 युग्म दे रखे, इसमें से एक गलत युग्म कौन सा होगा। अब देखिए, रानी जी की बावड़ी बूंदी, ठीक बात है। हर्षनाथ की बावड़ी ये सीकर के अंदर है। चांद बावड़ी दौसा में, ये भी ठीक बात है। बट जो नौलखा बावड़ी है, नौलखा बावड़ी याद रखिएगा झालावाड़ में कभी नहीं होगी। नौलखा बावड़ी कहां पर है, डूंगरपुर नाम का जो जिला है, इसको आप लोग भूगोल में एक नाम पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, पहाड़ों की नगरी। पहाड़ों की नगरी के रूप में ये डूंगरपुर जाना जाता है। 100 द्वीपों का शहर तो बांसवाड़ा कहलाता है, लेकिन डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहते हैं। इसके अंदर कौन सी बावड़ी स्थित है, नौलखा बावड़ी स्थित है। राजस्थान में नौलखा शहर भी मिलेगा आपको, नौलखा झील भी मिलेगी आपको, नौलखा बावड़ी भी मिलेगी आपको, नौलखा दुर्ग भी मिलेगा, और नवकोठी बुर्ज भी मिलेगी। अलग अलग नौलखा के नाम से बहुत सारी प्रसिद्ध चीजें हैं। जैसे सावन भादो कढ़ाइयां भी है, सावन भादो परियोजना भी है, सावन भादो झील भी है, सावन भादो के नाम से चीजें। तो नौलखा बावड़ी कहां पर है, झालावाड़ में हो जाएगी। आगे, निम्नलिखित संतों में से, ये 4 संत दे रखे हैं, इसमें से किसने अपने लेखन में मेवाती बोलियों का प्रयोग नहीं किया था। अब याद रखिएगा भाई, शब्द आ गया नहीं आता ना तो गड़बड़ हो जाती है, तो नहीं आपको मेनली याद रखना है। अब राजस्थान के अंदर भाषा और बोली अगर टॉपिक आपने ठीक तरीके से पढ़ रखा है तो मोटा मोटा ज्ञान है भाई आपको। मेवाती बोली किस क्षेत्र में बोली जाएगी, अलवर भरतपुर वाला जो क्षेत्र है वहां पर मेवाती बोली ही बोली जाती है। इससे राजावटी, तोरावटी उसी क्षेत्र की उपबोलियां कहलाती है, तो मेवाती बोली है। अब आप इस चीज को देखिए, 2 चीजों से जोड़कर प्रश्न है। मैंने आपको बोला ना, एग्जाम का जो पेपर सेटर होता है वो एक ही प्रश्न को 2-2, 3-3 टॉपिक से जोड़कर पूछ लेता है। अब अगर आपको संत संप्रदाय टॉपिक आपने बढ़िया से पढ़ रखा है, तो संत संप्रदाय में इन सारों का जिक्र हो रखा है। लालदास जी का हो रखा है जिन्होंने लालदासी संप्रदाय चलाया था, चरणदास जी का हो रखा है जिन्होंने चरणदासी संप्रदाय चलाया था, सहजोबाई इनकी शिष्या थी, सुंदरदास जी संत दादू जी की शिष्य थे। संत संप्रदाय टॉपिक भी कवर हो गया इस प्रश्न के अंदर, और भाषा और बोलियां भी टॉपिक कवर हो गया। तो मेवाती बोली के अंदर किसका प्रयोग नहीं किया है, लालदास जी, अलवर जिले में इनका जन्म हुआ था और अलवर के अंदर लालदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ है। चरणदास जी का जन्म देहरा गांव अलवर में हुआ था, लेकिन इनका जो प्रधान पीठ है वो कहां पर बनी हुई है, वो दिल्ली के अंदर है, लेकिन इनकी रचनाएं है वो इस भाषा के अंदर मिलती है, कौन सी, इस मेवाती। सहजोबाई है, सहजोबाई को तो इधर मत्स्य की मीरा भी कहा जाता है, और इनको ग्रंथ भी है सहजो प्रकाश, तो ये भी इस क्षेत्र के। लेकिन जो सुंदरदास जी है ना, ये सुंदरदास जी संत दादू जी के शिष्य थे, और दादू जी की जितनी भी रचनाएं हैं वो कौन सी भाषा में, इस ढूंढाड़ी और हिंदी भाषा का मिश्रण संदूकड़ी भाषा के अंदर हो जाएगा, क्योंकि दादू की लगभग रचनाएं उसके अंदर है। तो सुंदरदास जी ने भी इस संदूकड़ी भाषा या फिर उसका प्रयोग किया था। तो मेवाती बोली का प्रयोग किसके अंदर नहीं मिलता है, सुंदरदास जी की रचनाओं में नहीं मिलता, इन तीनों की रचनाओं में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये प्रश्न है आपका कल्चर से, ये वैसे भूगोल में पढ़ लेते हैं। राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला या फिर आड़ोती का जो कुंभ कहा जाने वाला मेला है वो कहां पर आयोजित किया जाता है, इनकी स्थान पूछ लिया आपसे प्रॉपर। कुंभ के नाम से राजस्थान में 3-4 जगह प्रसिद्ध है, जैसे मारवाड़ का कुंभ किसको बोलते हैं, आदिवासियों का कुंभ किसको बोलते हैं, उसके बाद भीलों का कुंभ किसको बोलते हैं, मीणाओं का प्रयागराज किसको बोलते हैं, सहरिया जनजाति का कुंभ किसको बोलते हैं। ये शायद मैंने क्लास में एक बार इकट्ठा लिखाया भी था। अब देखिए
हाड़ौती है, हाड़ौती आपको पता है 4 जिलों का एक मिश्रित रूप है, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। और एक चीज और बताऊं, राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत ने जैसे नए जिले बनाए हैं, एकमात्र ऐसा संभाग है जिसके अंदर कोई भी प्रकार का चेंज नहीं हुआ है, ज्यों का त्यों कौन सा संभाग पड़ा है, हाड़ौती का संभाग, जिसके अंदर कोई भी ना तो हिस्सा कटा है और ना ही कोई चीज जुड़ा गया है, ठीक है, जैसे का जैसा पड़ा है। तो हाड़ौती संभाग है या फिर हाड़ौती, जो इसके अंदर 4 जिले आते हैं, तो इसके अंदर एक जिला है जिसका नाम है बारां। बारां जिले में सहरिया जनजाति निवास करती है और इसकी 2 तहसीलें हैं, जिसका एक का नाम है शाहबाद और एक का नाम है किशनगंज तहसील। तो उसके अंदर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है केलवाड़ा गांव। केलवाड़ा गांव है और ये कहां पर पड़ता है, इधर इस बारां के अंदर पड़ता है। तो इसके अंदर ये सीताबाड़ी का मेला या फिर हाड़ौती का कुंभ इस मेले का आयोजित होता है, जो सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। कई बार एग्जाम में क्या मैंने ऐसे प्रश्न देखे भी है, गांव से कई बार प्रश्न ले लेते हैं सीधे से, ठीक है। अब ये देखिए हाथी गांव है, हाथी गांव की भी एक विशेषता वो भी याद नहीं है, हाथी गांव जयपुर में पड़ता है। तिलवाड़ा गांव है, ये कहां पर है, बांसवाड़ा में। एक तिलवाड़ा स्थान है, वो तो इधर तिलवाड़ा मल्लीनाथ जी का मेला लगता है। एक तलवाड़ा स्थान है, वो बांसवाड़ा के अंदर भी है। एक तलवाड़ा झील है, वो कहां पर है, हनुमानगढ़ के अंदर भी हो जाएगी, ठीक है। तो कोलायत है, वो कहां पर है, बीकानेर में। तो ये केलवाड़ा गांव है, बारां के अंदर क्या लगता है, इस सीताबाड़ी मेले का आयोजन होता है। आगे देखिए, आगे प्रश्न है, राजस्थान का एक कौन सा ऐसा चित्रकार था जो अपने आदमकद व्यक्ति के चित्रों के लिए जाना जाता था। यानी कि कहने का मतलब आप प्रश्न की लैंग्वेज देखिए, ऐसा राजस्थान के अंदर बहुत से, राजस्थान की जो चित्रकला है, जो गुजराती चित्रशैली से इसका उद्गम होता है, और मेवाड़ की जो चित्रशैली है, इससे लगभग राजस्थान की सभी चित्रशैलियों का उद्गम माना जाता है। गुजरात से आई थी चित्रकला। तो अलग अलग प्रकार के चित्रकार थे, जो कई लोग तो ऊंट की खाल पर भी चित्र बना देते थे, कई मंदिरों के चित्र बना देते थे, कई थे जो अलग अलग प्रकार के पशु पक्षियों के चित्र बनाते थे। भिन्न भिन्न प्रकार के राजस्थान की चित्रकलाओं की विशेषता मिलती है। लेकिन एक राजस्थान का ऐसा भी चित्रकार था, जो कोई भी आदमी है तो उसका पूरा का पूरा 3D चित्र, मतलब ऊपर से लेकर पैरों तक की पूरा चित्र बनाता था, उसको बोलते हैं आदमकद चित्र। तो आदमकद चित्र के लिए एक राजस्थान का चित्रकार था जिसका नाम था जयपुर का साहिबराम। जयपुर का साहिबराम नाम का व्यक्ति था, ये प्रसिद्ध था, और इसने सबसे पहला ये आदमकद चित्र बनाया था सवाई ईश्वर सिंह का, जिसने सरगासुली या फिर इसरलाट से कूदकर मराठों के डर से क्या किया था, आत्महत्या, सुसाइड की थी। तो ईश्वर सिंह का इसने क्या बनाया था, आदमकद चित्र बनाया था। और जयपुर का साहिबराम है, ये आदमकद चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, ठीक है जी। राजस्थान के नेक्स्ट है, राजस्थान के कौन से ऐसे लोक देवता है जिनको धोलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे अपने राजस्थान के प्रमुख लोक देवता या फिर राजस्थान के आराध्य देवता, शब्दों पर कौन करना, राजस्थान के आराध्य देवता, तो उनके क्या नाम है, लोक देवता तेजाजी। तेजाजी महाराज धोलिया जाट थे, इनको धोलिया वीर भी कहा जाता है। इनके बारे में सैकड़ों विशेषताएं हैं। अजमेर, एक बार प्रश्न पूछा था कि अजमेर जिले के प्रमुख लोक देवता के रूप में किसे पूजा जाता है। स्टूडेंट कंफ्यूज हो गया एग्जाम में, तो इनका जन्म है वो तो नागौर में हो रखा है, तो यार अजमेर के कौन से हो जाएंगे, इतना ज्यादा अजमेर से संबंध मिलता नहीं है। रामदेव जी का जैसलमेर बाड़मेर से मिलता है, अड़भू जी का जोधपुर साइड से है, मल्लीनाथ जी किधर हो जाएगा, देवनारायण जी के इधर भीलवाड़ा साइड से। अब अजमेर का कौन सा होगा, तो उसका सही आंसर कौन सा माना था, तेजाजी। और उसके बाद में सारे टीचर्स वगैरह ने अजमेर को पढ़ाना स्टार्ट किया था, और बात सही भी है। इनका ससुराल भी था वहां पर, पनेर, जो इनकी पत्नी थी पेमल, वो वहां की रहने वाली थी। तो तेजाजी अजमेर जिले के प्रमुख लोक देवता कहलाते हैं, और इनको धोलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है। आगे है भूगोल से रिलेटिव प्रश्न रहेगा, बिसलपुर बांध। बिसलपुर बांध परियोजना का संबंध किस नदी से हो जाएगा। भाई एक डैम बना रखा है बिसलपुर बांध, वह कौन सी नदी का ऐसा पानी आता है जिसको रोककर उस पानी को रोका गया और एक डैम बनाया गया, तो उसका नाम है बिसलपुर बांध। और बिसलपुर जो बांध है, ये राजस्थान का सबसे प्राचीन बांध भी कहलाता है। एक दिन मैंने शायद आपको बताया था कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध है वो कौन सा है, माईबजा सागर है। सबसे ऊंचा बांध है वो कौन सा है, जाखम बांध है। और मारवाड़ का जो अमृत सरोवर है, फिर मारवाड़ का सबसे जो बड़ा बांध है वो कौन सा है, जोवाई बांध हो जाएगा। और राजस्थान का सबसे जो प्राचीन बांध है वो बिसलपुर बांध हो जाएगा। और राजस्थान का जल भराव की दृष्टि से जो सबसे बड़ा बांध है वो कौन सा हो जाएगा, इधर ये चित्तौड़गढ़ चूलिया करके सा है, वो क्या हो जाएगा, राजस्थान का जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध हो जाएगा। तो बिसलपुर बांध ये राजस्थान का सबसे प्राचीन बांध कहलाता है, जो एक राजस्थान की प्रमुख नदी है, जिसका नाम वन की आशा नदी के नाम से जानते हैं, जिसकी 420 किलोमीटर लंबाई है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कहलाती है, राजस्थान में बहती है, वो नाम है बनास, 6 जिलों से बहती है। तो ये बनास नदी के ऊपर कौन सा बना हुआ है, बिसलपुर बांध बना है। अगला ये भी प्रश्न कंसेप्ट वाला है,
पश्चिमी राजस्थान में या फिर थार के मरुस्थल में अरावली पर्वत, जो अरावली अरब सागरीय मानसून, अरब सागरीय मानसून से वर्षा नहीं होती है। इसका एक प्रमुख कारण क्या है भाई? अरब, क्योंकि जो अपने भारत के अंदर के मानसून की दो शाखाएं हैं, एक तो है अरब सागरीय शाखा, एक है बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की जो शाखा है जब राजस्थान में बांसवाड़ा जिले से लगभग मध्य जून के आसपास में प्रवेश करती है, तो ये थार का मरुस्थल है, वहां पर तो लगभग वर्षा होती नहीं है। ऐसा क्या कर दिया थार के मरुस्थल वालों ने? ऐसे कौन से पाप कर दिए ये वर्षा नहीं हो रही है? इसका एक कारण है, पाप नहीं है, ये क्या हो जाएगा, भूगोल के अंदर है, इसका एक कंसेप्ट बनता है। क्योंकि अब यहाँ से मानसून बनेगा तो मानसून क्या बनता है, मानसूनी हवाएं होती है। और आपने देखा होगा जब वर्षा होती है ना, तो एक स्थान के ऊपर क्या होता है, निम्न वायुदाब बनता है। निम्न वायुदाब का मतलब हो जाएगा इतनी गर्मी ज्यादा पड़ती है, 4-5 दिन तक आपने देखा होगा जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने के बाद में उसके 4-5 दिन के बाद में एक दिन वर्षा जरूर आती है। कारण क्या होता है, धरती का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिस कारण क्या होता है, निम्न वायुदाब बनता है। निम्न वायुदाब बनेगा तो उच्च वायुदाब से जो मानसूनी हवाएं होती है वो आकर्षित होंगी, और उसके बाद में कोई भी एक स्थान होगा जो टकराव पैदा करे, वहां से टकरा कर फिर उस स्थान पर क्या करेगा, वर्षा होती रहती है। तो राजस्थान के अंदर भारत के अंदर पर्वतकृत वर्षा होती है, जो पर्वतों से टकराती है मानसूनी पवनें, और उसके बाद में उस साइड में वर्षा करती है। अब अरावली के अंदर तो महानतम क्या ऊंची ऊंची चोटियां बनी, जैसे गुरु शिखर, अब कितनी ऊंची है, शेर चोटी कितनी ऊंची है, दिलवाड़ा चोटी कितनी ऊंची है, तो इनसे टकराती है वो मानसूनी पवनें और उस क्षेत्र में वर्षा करती है। अब थार के मरुस्थल के अंदर क्या होगा, लगभग 250, 300, 400 इतने मीटर के, इतने फीट के क्या हो सकते हैं, जो रेत के बालू का स्तूप हो सकते हैं। लेकिन इनके लिए तो हजारों फीट या फिर हजारों मीटर की क्या चाहिए, पर्वत चाहिए। तो थार के मरुस्थल में कोई भी प्रकार का क्या नहीं है, अवरुद्ध नहीं है, अवरुद्ध नहीं है। इस कारण क्या होता है, थार के मरुस्थल में वर्षा नहीं होती है। दो शब्द दे रखे हैं, एक तो है अरावली की दिक् स्थिति, एक अरावली का वर्षी छाया क्षेत्र। दिक् स्थिति का तो मतलब होता है जो ये मानसून प्रवेश करता है, ये दक्षिणी राजस्थान में, यहाँ पर क्या होता है, बड़े बड़े यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, पर्वत पाए जाते हैं। अवरोध होने के कारण इनसे टकराकर इस दक्षिण राजस्थान में वर्षा कर देता है, और उसके बाद में थार के मरुस्थल में कोई भी प्रकार का अवरोध नहीं होने के कारण ये अरावली के समांतर चला जाता है और आगे जाकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह क्षेत्र में वर्षा कर देता है। थार के मरुस्थल में कोई भी प्रकार का अवरुद्ध नहीं है। ये तो होता है अरावली की दिक् स्थिति। और एक वृष्टि छाया क्षेत्र, वृष्टि छाया क्षेत्र का मतलब है ये पर्वत, एक पर्वत है मान लीजिए, इस पर्वत वाले क्षेत्र में इस साइड तो क्या हो रही है, इससे टकराई मानसूनी पवनें और इस साइड में भारी मात्रा में वर्षा होती है। लेकिन इधर वाले क्षेत्र में क्या होगा, इधर वाले क्षेत्र में मानसून है वो बादल तो छाए रहते हैं, बादल तो छाए रहेंगे लेकिन वर्षा नहीं होती है, वर्षा नहीं होती। ये क्या होता है, अरावली का वृष्टि छाया क्षेत्र का मतलब है। इसलिए बंगाल की खाड़ी का जो मानसून आता है तो वो जब आगे इधर झालावाड़ से प्रवेश करता है और आगे जाकर धीरे धीरे ऊपर चला जाता है, ऊपर जाने के बाद में बीच के अंदर ये अरावली आ जाती है। तो अरावली आने के कारण क्या हो जाता है, वहां पर महानतम चोटियां, उनसे टकरा जाता है ये मानसून और इस वाले क्षेत्र के अंदर तो वर्षा कर देता है और अपन वाले वैसे के वैसे रह जाते हैं। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, वर्षी छाया क्षेत्र हो जाएगा। अपन को क्या प्रश्न पूछा है, अरब सागरीय मानसून, तो ये क्या हो जाएगा, अरावली की दिक् स्थिति के कारण अरब सागरीय मानसून से राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। आगे देखिए, आगे है गले में खराश तो लीजिए, विक्सी गोलिनी पानी पी लीजिए। प्रश्न है, राजस्थान में कुबड़ पट्टी, राजस्थान में कुबड़ पट्टी का विस्तार कहां पर है? तो भौतिक प्रदेश को जब अपन पढ़ते हैं, थार के मरुस्थल को, एक तो गग्गर का प्रदेश, एक शेखावाटी प्रदेश, एक नागौरी उच्च भूमि, एक गोडवाड़ प्रदेश। उसमें जो क्षेत्र आता है नागौरी उच्च भूमि का, तो नागौरी उच्च भूमि है वो जायल नागौर से लेकर अजमेर के बीच के अंदर जो क्षेत्र फैला हुआ है, जहां पर फ्लोराइड युक्त जल पाया जाता है और उस पानी को पीने के कारण क्या हो जाती है, वहां के जो लोग हैं उनकी जो कमर है वो टेढ़ी हो जाती है। इसलिए मतलब अपने बोलते हैं टेढ़ो चाला, अपने के बोलते हैं कूबियो जान लाग रही है, कोई लंगड़ो चालन लाग रहे हैं, लंगड़ियों कह दे। तो यार की जो कूब है तो इस कारण उसको कुबड़ पट्टी भी बोलते हैं, बांका पट्टी भी बोलते हैं और उसको होच बेल्ट भी कहा जाता है। जो राजस्थान के 2 जिलों में इसका विस्तार है, कौन से भी 2 जिले, नागौर और अजमेर। चीजें समझ में आ रही है? ऐसा तो नहीं है मैं ज्ञान ज्यादा दे रहा हूँ या फिर कोई एक्स्ट्रा बात है, ऐसा लगे तो आप कमेंट कीजिएगा। आप नए नए अपने सुझाव जरूर देना भाई, आप कमेंट जरूर किया करो, नए सुझाव दिया करो, जिससे मैं अपने के अंदर सुधार लाऊंगा। ठीक है, तो मेरा भला खतरी कर देख रो, कोई चीज खाना बुरी लगे या फिर कोई चीज के अंदर चेंज करना है तो
ठीक है, क्योंकि आपसे मैं सीखूंगा, आप ही हो, ऐसा नहीं मैं सारा कुछ जानता हूँ, आप कुछ बताओगे तभी मैं जान पाऊंगा भाई ये मेरे में भी कमियां रहे। तो ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति के बारे में प्रश्न है। अब सबसे पहले ग्लोब शब्द आ गया तो आपको ग्लोब का पता होना चाहिए भाई। ग्लोब इस प्रकार से है, तो इसके अंदर क्या होता है, कुछ अक्षांश रेखाएं होती है, कुछ अक्षांश रेखाएं होती है, और कुछ क्या होती है, देशांतर रेखाएं भी होती है, कुछ इस प्रकार से देशांतर रेखाएं भी होती है। ठीक है, तो इसके अंदर जो अपना मान लीजिए पृथ्वी, इस पृथ्वी के अंदर दो भाग में बांट दिया, तो ऊपर भी कुछ देश है और इधर नीचे भी कुछ देश है। अपना भारत, अपना राजस्थान है, अपन भी इस पृथ्वी के अंदर ही है, ऐसा तो नहीं अपन फिर मंगल ग्रह के अंदर है। तो इसके अंदर अपना राजस्थान कहाँ पर है, तो अपना राजस्थान या फिर भारत इस साइड में है, और इसको क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध बोला जाता है। अब आपसे जब भी पूछे अक्षांश के हिसाब से, हाँ अक्षांश के हिसाब से राजस्थान की स्थिति पूछे तो वो तो हो जाएगी उत्तरी गोलार्ध। अगर ये आगे देशांतर, अब आपसे पूछ ले, मान लीजिए अक्षांश नहीं है, ठीक, अक्षांश है नहीं, आपसे पूछे देशांतरी हिसाब से राजस्थान की स्थिति कौन सी गोलार्ध में, तो वो हो जाएगी पश्चिमी गोलार्ध। अब अक्षांश और देशांतर दोनों आ गए। अब आपसे पूछे कि ग्लोब के अंदर या फिर विश्व में जो राजस्थान की स्थिति है वो कौन सी दिशा के अंदर हो जाएगी, तो ये तो उत्तर होती है और ये पूर्व होती है, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर पूर्व। भारत पूछे या फिर राजस्थान पूछे, ग्लोब के अंदर कौन सी दिशा है, उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगी। ये राजस्थान एक आ गया। अब बात करते हैं एशिया की, तो एशिया के अंदर राजस्थान कहां पर पड़ता है, लगभग इस दिशा में पड़ता है। ये दक्षिण दिशा आ जाएगी, ये पश्चिम दिशा हो जाएगी, तो ये कौन सा स्थान हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम के अंदर राजस्थान की एक स्थिति मिलती है। अब जो ये भारत है, इस भारत के अंदर भी क्या मिलता है, राजस्थान का विस्तार है। ठीक है, भारत के अंदर भी राजस्थान का विस्तार है, वो कहां पर है, राजस्थान इस वाले क्षेत्र में पड़ता है। ये नॉर्थ और ये क्या हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, वेस्ट हो जाएगा। तो उत्तर पश्चिम के अंदर भी राजस्थान की लोकेशन है। अब तीन कंडीशन बनेगी, उत्तर पूर्व के अंदर भी है, दक्षिण पश्चिम के अंदर भी है, और उत्तर पश्चिम के अंदर भी क्या है, राजस्थान है। अब इसमें देखिए ग्लोबीय स्थिति के संबंध में सही कथन कौन सा नहीं है, दक्षिण पश्चिम है बिल्कुल सही बात है, उत्तर पश्चिम है बिल्कुल सही बात है, उत्तर पूर्व बिल्कुल सही बात है, बट जो दक्षिण पूर्व है इस क्षेत्र के अंदर राजस्थान का कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता है, इसका सही आंसर। आगे देखिए, कौन सा एक जुड़ा या फिर कौन सा एक कथन है जो क्या असुमिलित है, एक साइड में नदियां हैं, एक तरफ उनका उद्गम स्थल है। बाणगंगा नदी बेराट की पहाड़ियां, बिल्कुल सही बात। बेड़स नदी गोगुंदा की पहाड़ियां, बिल्कुल सही बात है। कांतले नदी खंडेला की पहाड़ियां, बिल्कुल सही बात है। ये साबी नहीं है, सागी नदी है, सागी नहीं, साबी नदी का उद्गम जरूर होता है सेवर की पहाड़ियों, सेवर की पहाड़ियां नहीं है, सेवर की पहाड़ियां तो कहां पर पड़ती है, भरतपुर में पड़ती है भाई। साबी नदी का उद्गम होता है मनोहरपुरा की पहाड़ियां, हाँ सागी नदी है, इसका उद्गम होता है मनोहरपुरा की पहाड़ियां जो जयपुर में पड़ती है। सेवर की पहाड़ियों से एक नदी है जिसका नाम है रूपा रेल नदी, रूपा रेल नदी का उद्गम होता है, वो सही था, तो इसलिए इसका असुमिलित कथन कौन सा है, दूसरा कथन हो जाएगा। सागी नदी का उद्गम होता है मनोहरपुरा की पहाड़ियां जयपुर से, और ये नदी कहां पर जाती है, हरियाणा के अंदर जाती है भाई, ये इसकी विशेषता है, तो ये उसका क्या हो जाएगा, असुमिलित कथन। आगे देखिए, आगे है राजस्थान के किस जिले में पलाया झील पाई जाती है, पलाया झीलें पाई जाती है। अब आपको पता होना चाहिए भाई पलाया झील होती क्या है। अब पलाया झील क्या होती है, जैसलमेर के अंदर एक जाति थी जिसका नाम था पालीवाल ब्राह्मण। पालीवाल ब्राह्मण क्या करते थे, इन्होंने एक टेक्निक अपना रखी थी, जो दो रेत के बालुका स्तूप होते हैं, जब भी वर्षा आती थी इन बालुका स्तूपों के मध्य में पानी इकट्ठा हो जाया करता था, तो इनके अंदर क्या करते थे, ये इस पानी को इकट्ठा होने के बाद में धीरे धीरे सूखने देते थे। सूखने के बाद में, जैसे आप लोग नॉर्मली गांव से बिलोंग करते हो तो आपने देखा होगा जो मैदानों के अंदर या फिर जैसे वर्षा होती है उस स्थान के ऊपर, वर्षा आने के बाद जब धीरे धीरे सूखता है तो ऐसे यूं पपड़ियां सी आ जाती है, देखा ही होगा आप लोगों ने। तो उस क्षेत्र को पलाया भी बोलते हैं, रन भी बोला जाता है और टाट भी बोला जाता है। तो ये क्या हो जाता है, अलग अलग इसके नाम है। तो पलाया झील है, एक बार एक आपको सरप्राइज लगेगा, आईएएस का एग्जाम था, मेरे को डेट तो नहीं याद है भाई कौन सा साल था, उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया था कि भारत के अंदर एक विशेष प्रकार की कृषि पद्धति जिसे बोलते हैं खड़ीन प्रकार की कृषि पद्धति, वह किस क्षेत्र के अंदर की जाती है, तो उसका आंसर था पश्चिमी भारत के अंदर, और उसके अंदर भी राजस्थान आ जाएगा। तो खड़ीन वो कृषि कहलाती है जो उस क्षेत्र के अंदर की जाती है, जो सबसे ज्यादा जैसलमेर में होती है, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाती थी। तो ये पलाया झील है, इस इनका संबंध किससे हो जाएगा, जैसलमेर से, और युगम के अंदर बाड़मेर है तो साथ में बाड़मेर भी। ठीक है, ये आईएएस के अंदर आया हुआ प्रश्न है, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं भाई सुपरवाइजर एग्जाम आईएएस वाले प्रश्न दे रहे हो,
मैंने बताया एक चीज भाई, उनके अंदर भी ऐसा प्रश्न पूछा गया एक बार, क्योंकि ये पढ़ते पढ़ाते टाइम हो गया, नए नए प्रश्न देखते रहते हैं, तो एक बार ये मेरे आगे आया था तो ऐसा देखा भाई, सर ने भी बोला था, हम जिससे पढ़ते थे। तो अब देखिए आगे चलो, निम्नलिखित में से भौगोलिक संरचना जो जल संभर का कार्य करती है। अब आपके शब्द में आपको टर्मोलॉजी क्लियर होनी चाहिए, ऐसा नहीं जल्दी से उत्तर कर लिया हाँ भाई ठीक है, आपको टर्मोलॉजी शब्दावली। अब जल संभर है, जल संभर का मतलब क्या होता है? जल संभर का सीधा सा मतलब जैसे पूरे भारत के अंदर है, या फिर राजस्थान में एक अरावली है, वो क्या करती है, अरब सागरीय जल और बंगाल की खाड़ी जल को दो भाग में बांट रही है, ठीक बात है। उसी प्रकार राजस्थान के अंदर एक पठार है जिसका नाम है बोराट का पठार। बोमट का पठार अलग है, बोराट का पठार अलग है, भाकर अलग है। इस प्रकार से जो बोराट का पठार है, ऊपरमाल का वो अलग है। बोराट का पठार उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में पाया जाता है, इसको मेवाड़ का पठार भी कहा जाता है। ये मेवाड़ का पठार क्या करता है, इससे कुछ नदियां निकलती है जो कहां पर बहती है, इधर बंगाल के अरब सागर में बहती है। कुछ नदियां इस क्षेत्र से निकलती है, वो कहां पर बहती है, इधर बंगाल की खाड़ी में बहती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्या बता रहा था, हाँ बोराट, कुछ नदियां इधर बंगाल के अरब सागर में गिरी है, कुछ नदियां इधर बंगाल की खाड़ी में गिरी है। तो ये क्या करती है, इस जल क्षेत्र को दो पार्ट में बांट रहा है। तो यानी कि ये क्या करे, जल विभाजक का भी काम करता है। तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, बोराट का पठार। तो ये राजस्थान में जल विभाजक का ये भी कार्य करता है और साथ में अरावली भी करती है, मेनली ये हो जाएगा। आगे देखिए, आगे राजस्थान, ये तो आपको याद होना चाहिए क्योंकि सब्जेक्ट से आपका संबंध है सीधा सीधा। राजस्थान की कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग फसली क्षेत्र है, यानी कि जिसके ऊपर शुद्ध रूप से बोया जाता है। ऐसा इसमें डिटेल से नहीं बताऊंगा, सीधा सा कंसेप्ट है 51%, जहां पर फसली क्षेत्र बोया जाता है तो ये 51% हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के सबसे लोकप्रिय नृत्यों में शामिल घूमर निम्न में से किस जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया था? यानी कि घूमर नृत्य है, राजस्थान का राज्य नृत्य भी कहलाता है। सैकड़ों विशेषताएं हैं राजस्थान का नृत्यों का, सिरमौर नृत्यों का, हृदय, रजवाड़ी नृत्य है, राजपूतों का प्रसिद्ध नृत्य है, भिन्न भिन्न प्रकार की विशेषताएं हैं। और इसको सवाई की चाल का, इसके अंदर जो अष्टताल पद्धति में घूमा जाता है, 80 या फिर 84 कली का लहंगा पहनकर किया जाता है, ठीक है, महिलाओं का प्रधान नृत्य है। तो ऐसा जो राजस्थान का लोक नृत्य है, जो राजस्थान का राज्य नृत्य है, घूमर नृत्य, ये याद रखिएगा जो कौन से क्षेत्र में प्रचलित है, ये दक्षिणी राजस्थान में है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बारां, कोटा, बुद्धि इस क्षेत्र में प्रचलित है। और जयपुर के अंदर राजस्थान में वर्तमान में सबसे बड़ा घूमर नृत्य का आयोजन हुआ था। तो ये घूमर नृत्य किस जनजाति के द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो वो जनजाति कौन सी है? भील जनजाति। तो भील जनजाति के द्वारा ये प्रश्न प्रारंभ, ये नृत्य है वो प्रारंभ किया गया था। बढ़िया भाई, ये एक बार 99 नंबर प्रश्न छोड़ दो भाई। अगला प्रश्न आपके टेस्ट का आज का लास्ट है। शब्द कु, कु क्या है? क्या है भाई बोली? अब देखिए, एक जनजाति है जिसका नाम है भील जनजाति। इन भीलों के अंदर क्या होता है, कोई भील नहीं, आप कोई भी जनजाति मान लीजिए, सारी जनजाति में आपको क्या करना होगा, 3-4 चीजें याद रख लीजिए। एक तो उस जनजाति के निवास क्षेत्र कौन सा है, एक उस जनजाति का कुल देवता कुल देवी कौन सी है, एक उस जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है, और एक उनके जो घर है उनको क्या बोलते हैं। यहाँ से प्रश्न लगभग बने हुए, एक वो कौन से क्षेत्र में निवास कर रही है। तो भील जनजाति है, इनका जो साधारण घर होता है, इनके घर आसपास में दूर होते हैं, क्योंकि जादू टोने के अंदर सबसे ज्यादा विश्वास करती है। अनि लगा भाई मार लो छेल बोरा बिन ऊपर बसार नहीं है, नहीं बा यहाँ टेढ़ी नजर देख वो करे बा कोई चोरा डांडा करा देगी, बिन बस में कर लेगी। तो ये क्या करते हैं, भील अपने घरों को दूर रखते हैं, और इनके अंदर क्या होता है, जो साधारण घर होता है उसको क्या बोलते हैं, कु बोला जाता है। 10 से 12 घर मिल गए तो उनको क्या बोलेंगे, ये उनको बोला जाता है टापरा बोला जाता है। और 12 से 15 घरों का ऐसा 7-8 का समूह हो गया, उसको क्या बोला जाता है, पाल बोला जाता है। कु, टापरा, पाल, इन सब का संबंध किसी भील जनजाति के घर है, इनों से घरों से हो जाएगा। तो सीधा सा संबंध किस इनसे, घरों की हो जाएगा। तो कु शब्द ही कौन सी जनजाति में प्रचलित है, ये भील जनजाति का घर कहलाता है। तो आशा उम्मीद है 25 प्रश्नों की जो व्याख्या की है आपको बहुत पसंद भी आई होगी। अगर कोई भी 19-20 का अंतर रहता है तो आप बेझिझक से कमेंट कीजिए, अपने सुझाव अपने मत हमको दीजिए, तो मैं कोशिश करूंगा सुधार करने की। इस प्रकार से अपना जो 10वां भूचाल का टेस्ट है वो कंप्लीट होता है। 11वां टेस्ट के अंदर मिलते हैं। सभी साथियों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चीज़ों को आगे से आगे शेयर कीजिए, और स्टेटस वगैरह अगर आप लगा सकते हो तो जरूर लगाइएगा। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।